समय के हालात पे सर थोड़ा बताइए डिटेल में। जब कभी प्रेमचंद पढ़ा करते थे, हरिश्चंद्र पढ़ा करते थे, जयशंकर प्रसाद पढ़ा करते थे और संपूर्णानंद पढ़ा करते थे, उस समय पे क्या होता था, उनके बारे में कुछ बताइए। हम आज वाराणसी के क्वींस कॉलेज में हैं, जो सिर्फ क्वींस कॉलेज वाराणसी का ही नहीं पूरे देश का क्वीन है, कह सकते हैं आप, किंग कह सकते हैं आप। तो हमारे साथ इस कॉलेज के प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। ये क्वींस कॉलेज जो कि परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, ये वही क्वींस कॉलेज है जहाँ पे आप दिखाइए, जहाँ कभी मुंशी प्रेमचंद पढ़ा करते थे, जहाँ कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ा करते थे, जहाँ कभी डॉक्टर संपूर्णानंद पढ़ा करते थे और जहाँ कभी जयशंकर प्रसाद पढ़ा करते थे। तो ये पूरे भारत का एक तरह से गौरव कह सकते हैं। हम उस कॉलेज में मौजूद हैं और हम प्रिंसिपल साहब से बातें करेंगे, कॉलेज के इतिहास को भी जानेंगे और भी कई बातें करेंगे हम इनसे। सर, कॉलेज का इतिहास बताइए। ये राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज, इसकी स्थापना 1791 में जोनाथन डंकिन के द्वारा किया गया था, बनारस संस्कृत कॉलेज के रूप में। उसके बाद से 1858 में जब रानी विक्टोरिया भारत आई थी, उस समय इस विद्यालय का नाम उनके नाम पर राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज कर दिया गया और इस वर्ष 2024 में इस विद्यालय का नाम PM श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज हो गया। ये कॉलेज देश का प्राचीनतम राजकीय कॉलेज है और सिर्फ एक शैक्षिक संस्था नहीं, एक सरकारी विद्यालय नहीं, यह देश की धरोहर है, जहाँ से हिंदी जगत, हिंदी साहित्य के क्षेत्र से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर विज्ञान प्रशासन, हर क्षेत्र में यहाँ के छात्रों ने अपनी प्रतिभा से, नाम तो इसका था राजकीय क्वींस कॉलेज, लेकिन यह प्रदेश का राजकीय किंग कॉलेज कहा जाता था। क्या बात! ये नाम क्वींस था, लेकिन था ये किंग पूरे प्रदेश का, अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों को लेकर, अपने अनुशासन को लेकर। और आज उसी विरासत, उसी धरोहर को हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उस विद्यालय की गरिमा है, जो इस विद्यालय की धरोहर है, उसको फिर से सजोने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के अभी वो उस समय के हालात पे सर थोड़ा बताइए डिटेल में। जब कभी प्रेमचंद पढ़ा करते थे, हरिश्चंद्र पढ़ा करते थे, जयशंकर प्रसाद पढ़ा करते थे और संपूर्णानंद पढ़ा करते थे, उस समय पे क्या होता था, उनके बारे में कुछ बताइए। एक बार मैं इलाहाबाद ट्रेनिंग में गया था और दिसंबर में गया था, तो वहाँ के जो डायरेक्टर सर थे, जब वो परिचय ले रहे थे, मैंने उनको बताया कि मैं राजकीय क्वींस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। तो सर ने आदर भाव से मुझे नमस्कार किया कि नहीं, आप तो मेरे प्रिंसिपल हैं। और फिर सर ने बताया तो वो खुद भी राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के छात्र रहे थे। वो बताते थे कि उस समय जो शिक्षक थे, जो प्रिंसिपल थे, कितने नियमित थे, कितने अपने बच्चों के लिए समर्पित थे। कहते थे कि हम लोग हॉस्टल में हुआ करते थे और 5 बजते ही टीचर्स हॉस्टल में आ जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रिंसिपल सुबह शाम बच्चों को निरीक्षण किया करते थे। जो शिक्षक थे, एक अभिभावक से ज़्यादा एक पिता की भूमिका में हुआ करते थे और शायद यही वजह है उनका समर्पण, उनका स्नेह और उनकी संवेदनशीलता बच्चों के प्रति कि छात्रों में भाव होता था। और कहते हैं कि गिजू भाई बधिका का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने कहा था कि एक शिक्षक को मूंछों वाली माँ कहा, यानी कि हर एक शिक्षक को माँ की तरह होना चाहिए। और जिस दिन एक शिक्षक के अंदर माँ की भूमिका होती है, छात्र निश्चय ही आसमान की ऊंचाई तक पहुँचते हैं। तो इस विद्यालय की गरिमा को ले जाने में यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रिंसिपल्स, उनके आदर्श, उनका व्यक्तित्व ही सबसे महान रहा। और छात्र तो थे ही, छात्रों की वजह से ही क्वींस कॉलेज की एक धरोहर रही, जहाँ प्रेमचंद जी जैसे महान छात्र हुए, जयशंकर प्रसाद जी जैसे महान छात्र हुए, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए। अभी हाल की बात करें, हमने पिछले वर्ष राजकीय संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री रोहित कुमार सिंह सर को बुलाया था। वो भी यहीं के छात्र हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहे हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की जो DG श्री विजय मौर्य सर हैं, यहीं के स्टूडेंट हैं। अच्छा, DG जी भी हैं? जी, यहीं के स्टूडेंट हैं। अभी इसरो में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के जो डायरेक्टर हैं श्री दिनेश सिंह जी, 1982 बैच के, वो यहीं के स्टूडेंट हैं। इसरो के डायरेक्टर भी यहीं के स्टूडेंट? क्या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के। और साथ ही इसमें बनारस के जितने बड़े और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं,
यहीं के छात्र रहे हैं। आप प्रशासन देखें, आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें, साहित्य के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्रों में यहाँ के छात्रों ने अपने परचम से बनारस के साथ साथ पूरे इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। और इसलिए ऐसे संस्थान का प्रधानाचार्य होना, अभिभावक होना अपने आप में गौरव की बात है। जब आप इस विद्यालय में अंदर आते हैं तो ये धरोहर हमें अंदर से प्रेरित करती है कि इस धरोहर को हमें आगे लेके चलना है, हमारा व्यवहार वैसा हो, हमारे संस्कार वैसे हों, छात्रों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और साथ ही साथ हम अपने छात्रों को हमेशा स्मरण कराते हैं कि बच्चों, आप जहाँ पढ़ रहे हैं ये एक मात्र एक सरकारी स्कूल नहीं है, ये एक देश की धरोहर है। आपके जो पूर्वज हैं, जो पूर्वज छात्र हैं, वो कितने महान रहे हैं, कितने बड़े पदों पर रहे हैं, उनके ठाती को, उनके धरोहर को आपको आगे लेके चलना है। और छात्र निस्संदेह इससे प्रेरणा लेते हैं। अभी मैं बताऊं कि पिछले वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में हमारे ही विद्यालय के छात्र प्रीतम शर्मा ने बोर्ड भी लगा। हाँ जी, उनका बोर्ड है, उनको चेक है बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है। नहीं, हमने दिया है। अच्छा, हमने और हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने मिलकर उस छात्र को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की। 55,000 आर्थिक रूप से कमजोर थे वो। हाँ, बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर था। कहानी बताइए उनके बारे में। और दरअसल बच्चा जब विज्ञान प्रदर्शनी में जब मॉडल बनाया, रोबोट बनाया, तो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा। और जब हमने उस बच्चे से जाना तो मालूम चला बच्चा निर्धन है। तो फिर हमने बच्चे से पूछा आपने कैसे तैयार किया, तो उसने बताया कि उसने अपने भाभी से और अपने घर में कुछ एक आध लोगों से सहयोग लिया। फिर हमने तय किया कि हमारा छात्र है, हमारे लिए गौरव की विषय है। फिर मैंने अपने शिक्षकों से मिलकर उस छात्र को आर्थिक रूप से मदद करने की पेशकश की और सभी शिक्षकों ने खुले दिल से बच्चे का सहयोग किया और 55,000 रुपये इकट्ठा कर अंदर हमने बच्चों को पुरस्कृत किया। उसके बाद वो बच्चे में ऐसी ललक उठी कि बच्चा स्वयं तो बनाता ही है रोबोट, साथ ही साथ अपने क्लास के अन्य छात्रों को भी, दूसरे क्लास के बच्चों को भी वो सिखाता है। तो मैं ये संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमें बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। बच्चों में बहुत अधिक प्रतिभा है, बस ज़रूरत है हम सभी शिक्षक को, हम सभी प्रधानाचार्य को मिलकर बच्चों की ज़रूरत को समझें, उनको सही तरीके से सही दिशा में मोटिवेट करें। निस्संदेह ही सरकारी संस्थान के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा कर रहे हैं। आज के दौर में सर, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको प्राइवेट स्कूल की तरफ ही आजकल के अभिभावकों का ज़्यादा जोर है। जो कम पैसे वाले हैं वही सरकारी की ओर जा रहे हैं। ऐसा मतलब हो चुका है, समाज का ये मापदंड बन चुका है कि सरकारी स्कूलों में उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती, प्राइवेट स्कूलों में उस तरह की शिक्षा मिलती है। और कई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो हमारा बच्चा हर जो फील्ड में जाना चाहे, आगे जाना चाहे, वहाँ चला जाता है। क्वींस इंटर कॉलेज में ऐसा क्या विशेष है कि इसमें एडमिशन ले बच्चे? क्वींस कॉलेज की जो विशेषता ये है वर्तमान समय की कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अपने अपने फील्ड के माहिर शिक्षक हैं। चाहे साहित्य के क्षेत्र में हमारे श्री हिमांशु तिवारी जी हों, डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव हों, संगीत के क्षेत्र में सुश्री नेहा सिंह हों, विज्ञान के क्षेत्र में हम देखें तो हमारे पास कुंज बिहारी मौर्य जैसे शिक्षक हैं। अगर हम अंग्रेजी में आते हैं तो श्री दिलशाद आलम जैसे प्रवक्ता भी हैं। अगर हम आते हैं अपने शारीरिक शिक्षक के तौर पे आते हैं तो श्री विनोद सिंह जैसे शिक्षक भी हैं। तो हमारे पास अच्छे शिक्षकों की एक लंबी कतार है और सभी आयोग से चयनित हैं, अपने अपने विषय में महारत हासिल रखते हैं। मैं बताऊं कि हमारे यहाँ श्री सरदार सबीर सिंह जी भी हैं जो अपने विषय के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हैं। हर एक शिक्षक में अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों में भी प्रवीणता है और साथ ही प्रशासनिक कार्यों को भलीभांति पूरा करने में सक्षम है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षक हैं अन्य जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे बेहतर हैं क्योंकि आयोग से चयनित हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, दरअसल हमें ये सबको जानने की और समझने की ज़रूरत है कि सरकारी स्कूल जिन आदर्शों पे चलता है उसका मूल भाव है सर्वसमावेशी होना। ये कभी किसी बच्चे में विभेद नहीं करता, ये इंक्लूजन की बात करता है। हमारे पास सभी बच्चे आते हैं, चाहे बच्चा कमज़ोर हो चाहे बच्चा सबसे तेज़ हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम नर्सरी से बच्चे को टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स का टेस्ट लेते हैं तो एडमिशन, ऐसा नहीं होता। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, नर्सरी का बच्चा है उसका टेस्ट लेते हैं आप।
उनके पास अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो आप उनको नहीं लेते हैं। टेस्ट ही नहीं लेते। मैं प्राइवेट की तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या कहूँ, खैर अपना अपना मानना है, वो अलग विषय है। तो हमारा जो प्रयास है कि हम समाज के हर स्तर के बच्चे को उसी भाव से एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनको तैयार करते हैं। उनमें बच्चे जो कमज़ोर भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, मीडियोकर भी होते हैं, सब कुछ साथ लेके चलते हैं और एक साथ पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल में सिर्फ बच्चे छन कर जाते हैं, जो मेरिटोरियस वही जाते हैं, हमारे पास सभी बच्चे आते हैं। और इस ऐसे में हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति और बच्चों के प्रति ज़्यादा होती है। हम एक बड़े तबके को पढ़ा रहे होते हैं, उन बच्चों को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे होते हैं। क्वींस कॉलेज का इतिहास तो बहुत पुराना है और आपने बताया भी, सब कुछ हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया। सबसे बड़ी चीज़ 3 समस्याएं देश में हैं जो शाश्वत हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। तीनों पे सिर्फ और सिर्फ इस समय, मौजूदा समय में रिपब्लिक हिंदुस्तान लगातार काम कर रहा है। यहाँ के जो छात्र हैं, पढ़ाई के अलावा और किन किन चीज़ों पे आप लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं? हमने अपने छात्रों को बताया, मैं अक्सर मंच पे जब जाता हूँ तो बच्चों से बातें करता हूँ और मैं अपने छात्रों को बताता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, शिक्षा का जो मूल भाव है वह है सर्वसमावेशी होना, सर्वहितैषी होना और संवेदनशील होना। आप कितने बड़े पद पर हैं, कितने बड़े पद पर चले जाते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप जिस भी जगह पर हों, समाज के लिए कितने सदुपयोगी हैं, कितने समावेशी हैं, ये आपको तय करना है। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपके व्यक्तित्व से इस विद्यालय की गरिमा और धरोहर का मान होता है। अब जब भी किसी पद पर जाएं, सर्वसमावेशी बने, अपने समाज के लोगों के लिए उपयोगी बने। तो हमने छात्रों को भी बताया, जैसे आपने देखा होगा हम बच्चों को मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं, लेकिन हमने ये तय किया कि हम उन छात्रों को भी नंबर दें, 5 नंबर, कि कौन सा बच्चा अपने विद्यालय में सबसे ज़्यादा एक दूसरे की सहायता करता है। क्या बात कही आपने, तो बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। क्योंकि शिक्षा का मूल यही है कि हम यही चाहते हैं कि एक समावेशी समाज का निर्माण करें। हमारे छात्र ही हैं जो समाज का निर्माण करते हैं। तो हम मूल्यांकन उन तथ्यों पे करें जिसकी मांग समाज में है, जिस समाज का निर्माण चाहते हैं। हम सिर्फ तथ्यों आधारित मूल्यांकन ना करें, हम मूल्यांकन इस बात पे करें कि कौन सा छात्र हमारे विद्यालय का है जो विद्यालय के दिव्यांग छात्रों की सबसे अधिक मदद करता है। कौन सा छात्र है कि अगर आपके विद्यालय की क्लास में अगर बच्चे नहीं आते हैं तो उनके आने के बाद आप उनका होमवर्क पूरा कराने में सहायता करते हैं। कौन सा छात्र है जो लगातार नियमित होता है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी भाषा अच्छी है, वो एक दूसरे का आदर करता है, विद्यालय में नहीं घर में, स्कूल के बाहर भी उसका व्यवहार कितना बेहतर है। तो हम पेरेंट्स भी बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या हुआ, छात्रों में एक नैतिक जिम्मेदारी बढ़ी है, उनको आत्मबोध हुआ है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, मार्क्स से नहीं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी है। और यही प्रयास करें, क्योंकि ये विद्यालय एक धरोहर है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, हमें अपने उन महान साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों, प्रशासनिक जितने लोग यहाँ से निकले हुए हैं, उनको देख कर हमें आगे बढ़ना है। और बच्चे जब उनके बारे में जानते हैं तो उन्हें भी अंदर प्रेरणा होती है कि मैं इतने महान स्कूल का छात्र हूँ। तो बच्चों का व्यवहार परिवर्तन होता है। निस्संदेह कि अभी हमें बहुत सारी कोशिशें करनी है, क्योंकि बच्चे जो आते हैं कई बार ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, जहाँ से आ रहे होते हैं, उनके रहने सहने का ढंग, जो चीज़ें होती हैं, उनमें परिवर्तन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में सभी शिक्षक मिलकर इस माहौल में उन बच्चों को ढालने की कोशिश करते हैं। पॉज करिए, कौन है फ़ोन पे इतना? अभी मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले कैंपस में लगभग 5 रुपये गिरे हुए मिले थे। 5 रुपये? 500 रुपये। 500 रुपये? 5 रुपये। एक छात्र आया, कहा कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ। कहा बेटा बताओ। कहा सर मुझे 5। छात्र डायरेक्ट आपसे मिल सकता है? हाँ, दरअसल मैं यहाँ आने के बाद मैं उनका अभिभावक हूँ, एक पिता की भूमिका में हूँ। जैसे होता नहीं है प्रिंसिपल से डायरेक्ट मिलना? नहीं। हम लोग के दौर में तो बड़ा कठिन था। मैंने अपने छात्रों के साथ जो बदलता परिवेश है, मैंने उनके साथ एक आत्मीय संबंध बनाया है। क्योंकि बच्चों और मेरे बीच कैसा गैप, मैं उनके लिए पिता हूँ, मैं उनका अभिभावक हूँ। मैं जितना अधिक उनके साथ सहज रहूँगा, वो बच्चे मेरे साथ सहज होंगे, वो बच्चे आत्मसात करेंगे मेरे गुणों को, विद्यालय के गुणों को, अपनापन समझेंगे। जब ये दूरियाँ होती हैं
तो वहीं से तो विकार पैदा होता है। मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने छात्रों को खुली छूट दे रखी है, वो कोई भी समस्या हो मेरे पास आ सकते हैं। ऐसे प्रशासनिक सुधार में एक काफ़ी हद तक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। वो छात्र मेरे पास आया, कहा कि सर मुझे ये पैसे कुछ गिरे हुए मिले हैं। फिर कहाँ मिला? कहा कैंपस मिला। मैंने कहा कि तो अब से रख सकते थे? नहीं नहीं सर, ये किसी मेरे साथी का होगा, ये विद्यालय के बच्चे को परेशान होगा। तो देखिए कैसे उस बच्चे के मानसिक स्तर में सोच में बदलाव आया। फिर उस बच्चे को मैं ले जा कर के मंच पे सबके सामने सम्मानित किया। तो हमारा जोर इस बात पे है कि सिर्फ हम अकादमिक तथ्यों पर ना जाएं, नंबर पे ना जाएं, बच्चों के व्यक्तित्व को परिवर्तित करें, उनमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जो समाज चाहता है, जिस समाज का निर्माण हम चाहते हैं, उन मूल्यों की प्रशंसा की जाए, उन मूल्यों पर मूल्यांकन किया जाए। ये वही क्वींस कॉलेज है जहाँ मुंशी प्रेमचंद पढ़ते थे और एक बात कहते थे जिनकी लाइन बहुत यादगार है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। ये जो लाइन है वो मुंशी प्रेमचंद की इसी कॉलेज में उन्होंने पढ़ करके लिखा था। बहुत ही लोकप्रिय पंक्ति है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर, मैं कई स्कूलों में गया हूँ सरकारी, तो वहाँ पे मैं कई प्रश्न वगैरह करता था, तो वहाँ के प्रिंसिपल मुझे ये कहते थे कि सर एक समस्या बहुत बड़ी है, हम तो मेहनत करते हैं, एमडीएम है हमारे पास, मिड डे मील वगैरह सब हमारा सही चल रहा है, सर अभिभावक बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते हैं सर, ये सबसे बड़ी समस्या है। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी पढ़ रहे होते हैं, घर पे पढ़ाते हैं, तो उनको भी वो मतलब ट्रीट करते हैं, मीटिंग्स पे पीटीएम वगैरह होती हैं, हमारे अभिभावक उस तरह से साथ नहीं दे पाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी ज़्यादा है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास जो अधिकतर बच्चे आते हैं उनके माता पिता बहुत ग्रामीण तबके का होते हैं, उनके जो व्यवसाय होते बहुत ही छोटे स्तर पर होते हैं, कोई सब्जी बेच रहा होता है, कोई रिक्शा चला रहा होता है। ऐसे में वो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अभिभावकों में कमी ना निकालकर हमें अपने समय को बढ़ाना होगा, अपने समर्पण को बढ़ाना होगा। हमारे सभी शिक्षकों को तय करना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, समाज के जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, उनको अधिक से अधिक समय दें, क्योंकि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है, एक सेवा है। उस भाव से कार्य करना होगा। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हमारी घंटी 40 मिनट होते बाहर निकल जाएंगे, तो ध्यान रहे, तो फिर हम शिक्षा नहीं कर रहे हैं, हम तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं। आप जिस प्रोफेशन में है, ये धर्म से ऊपर है, मानव सेवा है, समाज सेवा है। इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है? आपको ईश्वर ने चुना है, महादेव ने चुना है इस महान सेवा के लिए। तो मेरे सभी समर्पित शिक्षकों से और समर्पित प्रधानाचार्य से ये निवेदन है कि हम सब मिलकर अधिक से अधिक समय दें, बच्चों पर दें, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास वो समय नहीं है। वो तो अपना पूरा समय जीवन यापन में और जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है क्या बात कही उन बच्चों को सिर्फ 6 घंटे नहीं, उनके साथ 12 घंटे लग के रहें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, बच्चों से, मोबाइल नहीं है तो उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएं, उनसे जुड़ें, उनसे मिलें, हम बच्चों के घर तक जाएं, उनकी समस्याओं को जानें, और निस्संदेह ऐसा प्रयास करेंगे तो हमारे ये बच्चे फिर से प्रेमचंद बनेंगे, जयशंकर प्रसाद बनेंगे, भारतीय दुष्चंद बनेंगे। और हम अब अंतिम दौर में पहुँच चुके हैं अपने कार्यक्रम के। ये कहूँगा, शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दो, वो देश में अनुशासन लौटा देगा, ये कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई अभिभावक ही पहुंच गया, उन्होंने कहा यार मारना पीटना बंद करिए भैया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइन जारी कर दी कि भाई शिक्षक मारेगा नहीं अब। लेकिन मेरा तो भैया मानना है कि शिक्षक को उसकी छड़ी सच में लौटा दीजिए, वो देश में अनुशासन तो लौटा देगा। मुझे लगता है कि श्री हरिशंकर प्रसाद जी का जो आशय था वो ये नहीं था कि छड़ी लौटा दो, उनका आशय ये था अनुशासन लौटा दो। अनुशासन लौटा, छड़ी का मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। मेरा मानना है कि हम जिस भारतीय संस्कृति परिवेश से पले बढ़े हैं, यहाँ पर प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है। प्यार, स्नेह, अनुशासन। और बच्चों के प्रति जब आपका भाव एक मातृ का होता है, माता की तरह होता है, बच्चे स्वयं सीखते हैं। मैंने खुद यहाँ क्लासरूम में देखा है, जब क्लास में जाता हूँ, तमाम ऐसी शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे तनिक भी शोर नहीं करते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो अपने ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता के साथ जाते हैं। जब उन शिक्षकों से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ क्लास के बाद भी उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं। तो फिर बच्चों में एक जिम्मेदारी का बोध होता है। ज़रूरत ये है कि अनुशासन तो रहे, लेकिन हम बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएँ,
बच्चों को जब एहसास होता है कि हमारा शिक्षक बेहद मन से पढ़ा रहा है, तो छात्र कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता है। शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं, चाणक्य कहा करते थे। सर, अंतिम सवाल बस ये है, या ये कहें कि एक सुझाव है, क्या सुझाव देंगे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को? पूरे भारत में क्या मैसेज देंगे? क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज में हम यहाँ खड़े हैं, बहुत ही अमूल्य धरोहर है भारत की। यहाँ से, इस मंच से आप गिजू भाई बधेका की उस बात को आत्मसात कर ले कि हमारे अंदर एक माँ की तरह भावना होनी चाहिए। हम सभी छात्रों को समावेशित तौर से देखें, उनके ज्ञान और परिष्करण के लिए सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करें। जब तक हम बच्चों के अंदर उन मूल्यों का विकास नहीं कर पाते जैसा हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तब तक शिक्षा का मूल अर्थ ही बेकार है। हम चाहते हैं कि समाज में अच्छे लोग हों, ईमानदार लोग हों, सत्यनिष्ठा से अच्छे भरे पड़े लोग हों। ऐसे में ज़रूरत है कि जब हम छात्रों का मूल्यांकन करें तो इन तथ्यों पे करें कि कौन सा छात्र बेहद ईमानदार है, कौन सा छात्र बेहद सहज है, सहयोगी है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के साथ सही भाव से कार्य करता है, गलत व्यवहार नहीं करता है। तो अपने मूल्यांकन पद्धति को बदलकर छात्रों में ज्ञान, व्यवहार और नैतिकता का बोध जरूर कराएं, और साथ ही साथ अपने देश के प्रति जो राष्ट्र प्रेम की भावना है जरूर विकसित करें। सर, इतनी अच्छी बातें कर रही हैं कि सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये अंतिम है जी। कर्म भूमि में मुंशी प्रेमचंद लिखा करते थे, अमरनाथ आज स्कूल नहीं गया। बहन पूछती है कि आज स्कूल क्यों नहीं गए भाई? दोस्त पूछते हैं, बहन को तो वो नहीं इधर उधर बोलता है, बहन तो जानती है कि फ़ीस नहीं था उसके पास। दोस्त पूछते हैं स्कूल क्यों नहीं गए, तो वो बताता है कि ऐसे वैसे पता चल जाता है। अगले दिन मास्टर ही बोल देते हैं कि अमरनाथ नहीं आया सर। क्यों नहीं आया? फीस उसकी बाकी है। इस तरह से वो थोड़ा सा उस टाइप का खुददार टाइप का व्यक्ति रहता है, तो स्कूल ही जाना छोड़ देता है फीस के कारण। जलील न होना पड़े स्कूल में, एक बच्चों में भावना आती है। पहले के दौर में वो प्रेमचंद दूरदर्शी थे। खैर, अभी भी प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है, ऐसा इनकार नहीं किया जा सकता। कैसे देखते हैं इसे आप? अब क्या वर्तमान स्थिति है? वर्तमान में आप देखेंगे तो सरकारी प्रयासों ने शिक्षा को बिल्कुल सुलभ और सहज बना दिया है। निस्संदेह आपकी बातों में सत्यता भी है कि प्राइवेट संस्थानों में अभी भी शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में है, लेकिन सरकारी प्रयासों ने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया है। तमाम सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त शिक्षा का भी प्रावधान है। ऐसे में आज के वर्तमान परिदृश्य में देखें तो शिक्षा समावेशी तौर से सबको सुलभ है। बस हमें जागरूक होना है और सभी लोगों को सरकारी जो भी नियम कायदे हैं, जो भी नई तरह की योजनाएं हैं, उनसे जागरूक करने की आवश्यकता है और सभी बच्चों को विद्यालय में भेजे जाने, उनके नामांकन करने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल, जो कि बेहद कम उम्र में 34 साल सर आपकी एज होगी मेरे ख्याल से, 33 या 34, इतने कम उम्र में ही इन्होंने प्रिंसिपल का दायित्व तो संभाला है। आगे भी ये आगे बढ़ें। रिपब्लिक टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे सर बात करके, और उम्मीद है आप जैसे कई प्रिंसिपल अगर आ जाएँ तो देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, परसाई को फिर लिखना नहीं पड़ेगा, अनुशासन भी लौटेगा और शिक्षा व्यवस्था भी ठीक होगी। रिपब्लिक में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।